हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी की प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? क्लास नहीं चल रहा है? क्लास टाइमिंग से पहले कैसे चल जाएगा क्लास? नेहा, हाँ नेहा बेटा, क्लास टाइमिंग के बाद ही चलता है ना। 1-2 मिनट तो क्लास स्टार्ट करने में लग जाते हैं भैया। कंप्यूटर भी ऑन होता है, कैमरा भी, पता है कितनी चीजें ऑन होती हैं। लाइट के 3-3 स्विच, एसी, कंप्यूटर, टीवी, कैमरा, बोर्ड, इनको ऑन करने में ना कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है हमारा। कभी एक चीज ऑन करना भूल जाते हैं तो पूरी क्लास ही खराब हो जाती है। चलो आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं ना अभी वो देख रही थी यार, इस बार बीपीएससी के क्वेश्चन ना मैंने आधे देख पाई थी, आधे नहीं देख पाई थी। तो वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। बीपीएससी के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मुझे इस बार के साइंस के ना, तो करती हूँ नेक्स्ट वीक में करती हूँ। थोड़ा टाइप वाइप करवा लूँ या पेपर की फोटो लगा के, मैं जो पेपर आया था ना उसी की फोटो लेके मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपसे। कुछ क्वेश्चंस देख रही थी मैं, तो मुझे लगा आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए कि ऐसे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज आ जाती है। इस बार जो बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो साइंस एंड टेक से रिलेट करके ज्यादा पूछे हैं, तो वही मैं आपसे थोड़ी बातें करूंगी ना। ओके मैम, मजाक मजाक में ज्वाइनिंग लेटर आ गया ग्रुप डी का और बीपीएससी का इंटरव्यू दिया हूं, क्या मैं ज्वाइन करूं? अरे नहीं, बीपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो काय को ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन करेंगे आप? बहुत यार, मजाक मजाक में। मजाक नहीं है बेटा, मेहनत होती है। आप बोल देते हैं कि मैम लुकिंग संतरा, अच्छा संतरा जैसी लग रही हूँ मैं। वाह जी वाह, क्या क्या बातें बोलते हो आप लोग यार। अच्छा, मजाक मजाक में ही ग्रुप डी का नोट आ गया बेटा। ऐसे नहीं करा करो, आपकी वजह से किसी और की नौकरी ना ज्वाइनिंग मत करना, ठीक है? जब बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो तो आप फिर काय को एक सीट खराब कर रहे हो, समझ रहे हो आप? आ जाओ, चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। साइटोलॉजी पढ़ रहे थे हम। साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल के बारे में स्टडी करना। सेल में बहुत कुछ पढ़ लिया था। सेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इतनी बात सबने पढ़ ली थी। अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट। नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर लेना कितने नंबर का है। लाइसोसोम। आज लाइसोसोम राइबोसोम दोनों के बारे में और कोशिश करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कंप्लीट कर लें, ठीक है? ओके, सिंतु सूर्य कर रहे हैं, मेरा कभी भी रिप्लाई नहीं दिया आपने, ठीक है भाई? आपका रिप्लाई देंगे। राम राम बेटा। लाइसोसोम जरा लिखिएगा। सेल्स के अंदर होते हैं लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स क्या होते हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। आप बचपन से एक चीज पक्का सुने होंगे कि हमारी सेल में कोई एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनली होता है जो सेल को मार देता है। जिस सेल के अंदर रहता है उसी को मार देता है, इसीलिए हम उसको सुसाइड करने वाला बैग या कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं और आत्महत्या थैली कहते हैं। ये एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर। इस तरीके से मान लो ये सेल है, तो इस सेल में ऐसे एक बैग जैसी थैली जैसे स्ट्रक्चर होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसके नाम लिखो, देखो क्या क्या नाम होते हैं। इसको सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या थैली। अपने आप को तो मारेगा ही मारेगा, और जिस सेल में रहता है ना उस सेल को भी मार देता है। तो अपने आप को मारना क्या कहलाता है, सुसाइड करना कहलाता है ना, इसलिए इसका नाम सुसाइडल बैग पड़ गया, ठीक है? नेक्स्ट, इसका नाम, दूसरा नाम और क्या होता है, इसको सेल का एटम बॉम्ब कहते हैं, परमाणु बम कहा जाता है। जैसे कहीं पर भी एटम बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, वैसे ये भी ब्लास्ट होता है सेल के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट, इसका नाम होता है स्क्वेंजर ऑफ सेल। स्क्वेंजर का मतलब होता है बच्चा सफाई कर्मी। जैसे आपने देखा होगा रोड की सफाई करते हैं, रोड में, रोड के ऊपर कचरा वचरा डला हुआ होता है, तो वो स्क्वेंजर्स क्या करते हैं, उस कचरे को हटा के कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कभी कभी इसको डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है। कभी कभी इसको डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है। डिस्पोजल बैग क्या होता है, जैसे एक डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन होता है, और डस्टबिन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड चीज होती है घर में, कोई ऐसी चीज खराब जो किसी काम की नहीं है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सेल के किस कंपोनेंट को सुसाइडल बैग कहते हैं, किस कंपोनेंट को एटम बम यानी परमाणु बम कहा जाता है, किस कंपोनेंट को सफाई कर्मी, कोशिका का सफाई कर्मी, सेल की सफाई कर देता है, कैसे करता है सब समझ में आएगा, और किसको डिस्पोजल बैग कहते हैं, आंसर आपका एक ही होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर, इस तरीके से एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज की गई थी डी डूवे साइंटिस्ट। डी डूवे नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइसोसोम की खोज भी की और इन्होंने ही नाम भी रखा।
लाइसोसोम नाम भी इन्होंने दे दिया, कोई अलग साइंटिस्ट नहीं आए थे यहाँ पे नाम देने के लिए, इन्होंने ही नाम दे दिया था। अब जरा देखते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होता है ना। तो इसका काम क्या है, इसके काम से ही इसके इतने सारे नाम पड़ गए। तो भैया ऐसा क्या काम करता है कि इसके इतने सारे नाम पड़ गए, जरा जान लेते हैं। मान लीजिए बच्चा, अच्छा अच्छे से समझने की कोशिश करना इस चीज को, ठीक है। आप मानिए यहां पर आपका सेल है, इस तरीके से आपका सेल है, इस सेल में आपका लाइसोसोम है, ऐसे थैली है। और आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था लाइसोसोम पे कितनी मेम्ब्रेन होती है, अब आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन आपका है। सबसे पहले सुनो, लाइसोसोम बैग है और इस बैग में क्या भरा हुआ होता है। इस बैग में एक टाइप के एंजाइम होते हैं, जिन एंजाइम को हम हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम एक बैग है और इस बैग के अंदर क्या रहता है, इस बैग के अंदर एंजाइम्स रहते हैं, जिन एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, या कभी कभी हाइड्रोलाइसिस एंजाइम भी लिखा हुआ हो ना, हाइड्रोलाइज एंजाइम हो तब भी वैसे का है, आप तो हाइड्रोलाइटिक लिखो, यही आता है। हिंदी में बोलते हैं अपघटीय एंजाइम। ऐसा माना गया है कि इस लाइसोसोम के अंदर 40 प्रकार के, कुल 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं वो सुनो बच्चा। ये एंजाइम, इन एंजाइम का पीएच वैल्यू कितना रहता है, पीएच शायद जानते होंगे आप, 4 से 5 रहता है। 4 से 5 का मतलब है ये किस नेचर के हैं, ये एसिडिक नेचर के हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। सेल के अंदर एक बैग, जिस बैग को मैंने क्या बोला, जिस बैग को हमने लाइसोसोम बोला, ठीक है। सुमित कुमार कह रहे दीदी मैं एक बात बोलूं प्लीज बुरा मत मानना। बोलिए, मैं नहीं मानूंगी बुरा, आप लोग छोटे भाई बहन जैसे, आपकी बातों का क्या बुरा मानना। तो जरा सुनिए, इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है, पहले बहुत ध्यान से सुनो। अगर इस सेल के अंदर कभी कोई बैक्टीरिया आ गया, क्या आ गया बच्चा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब होता है कोई जीवाणु आ गया, या आ गया इसके अंदर वायरस, तो इस बैक्टीरिया और वायरस का भक्षण करने का काम करता है ये, ठीक है। भक्षण करने का मतलब होता है फैगोसाइटोसिस करना। आपको याद है ना, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है कि फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अपने अंदर इंगल्फ कर लेना, अपने अंदर चबा जाना, अपने अंदर पचा जाता, भक्षण करना कहलाता है। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना। तो क्या बोला मैंने पहला पॉइंट तो ये बोला कि ये लाइसोसोम क्या करता है, जब भी कभी सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ गया तो ये लाइसोसोम अपने अंदर ले लेगा, और इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस बैक्टीरिया वायरस को मार देंगे, तोड़ देंगे। तो ये बैक्टीरिया वायरस से हमें इन्फेक्शन से बचा देगा। बोलो ये इसका अच्छा काम है ना मैम, ये तो अच्छा काम है। अच्छा काम है तभी तो हमारी सेल्स में है ना, अगर बुरा काम होता तो भाई काय को लाइसोसोम होते हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला पॉइंट तो एग्जाम में कभी आ जाए कि हमारी सेल में, ये एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस सेल के कंपोनेंट के पास होते हैं, तो आपको बताना है लाइसोसोम के पास होते हैं। लाइसोसोम के पास 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया और वायरस आया उसका भक्षण यानी अपने अंदर खा जाएगा ये लाइसोसोम उसको। तो बैक्टीरिया वायरस से हमें बचा दिया, एक काम तो ये हो गया। दूसरा, अगर सेल के अंदर किसी भी टाइप का कोई बड़ा मॉलिक्यूल आ गया, मान लो कोई ऐसा मॉलिक्यूल आया है, ये मॉलिक्यूल आपकी सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी सेल के लिए ये नुकसानदायक है, हार्मफुल है। तो जैसे मैंने कहा ना, हमारे घर में बहुत सारा वेस्ट निकलता है, वेस्ट का मतलब जिसका कोई काम नहीं होता है, और अगर वो वेस्ट हमारे घर में ही पड़ा रह गया तो हमें उससे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पनप के हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो हम कहाँ डाल देते हैं, हम डिस्पोजल बैग में, हम डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक ऐसे ही बच्चा, जब कभी भी इस सेल के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल यानी ऐसा कोई अणु आ गया जिस अणु
कि सेल को जरूरत नहीं थी और वो सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमारी सेल के पास एक सिंपल सा तरीका है, वो इस बैग में डाल देती है। और मैंने कहा था ना, काम से ही पहचान होती है, तो इसीलिए हम इसको डिस्पोजल बैग भी कहते हैं कि एक बैग की तरह भी काम करता है। जब भी कुछ खराब चीज और फालतू की चीज है तो वो सेल किसके अंदर डाल देती है, इसी बैग के अंदर डाल देती है। पहला काम। दूसरा, बच्चा इस तरीके से सेल की सफाई करी कि नहीं करी, इसने कर दी ना। जैसे रोड पे कचरा वचरा डला है, कुछ हार्मफुल चीज डली है, तो उसको उठाकर जो सफाई कर्मी होते हैं वो रोड की सफाई कर देते हैं। ऐसे हमारी सेल्स की सफाई किसने कर दी, हमारी सेल्स में सफाई कर दी लाइसोसोम ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्क्वेंजर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का सफाई कर्मी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट बच्चा, इसका तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, ये सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का काम करता है। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का काम करता है, और इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब होता है अंतराकोशिकीय पाचन। अंतराकोशिकीय पाचन यानी कि सेल के अंदर कोई कंपोनेंट आ गया तो उसको डाइजेशन, उसका पाचन करने का काम करता है ना। इंट्रा मतलब अंदर ही, आंतरिक। आंतरिक तरीके से क्या करता है ये, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जो बड़ा है और जो पचा नहीं था, उसको पचाने का काम कर देगा। किसकी हेल्प से? अगेन अपने एंजाइम्स की हेल्प से। तो 3 काम है इसके, तीनों काम नोट डाउन कर लो। उससे पहले मैं सुमित कुमार का कमेंट पढ़ लूं। सुमित कुमार जी का कहना है, आप कल एक साड़ी पहनकर पढ़ाइएगा प्लीज, आप बहुत सुंदर दिखोगे मेरी छोटी बहन, और मेरा भी ऐसा मानना है। बच्चा, साड़ी पहली बात तो मुझे पहननी नहीं आती है, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ती है साड़ी पहनने के लिए। 1-2 बार कोशिश भी की, पहन के पढ़ाया भी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मेरे साथ क्लासेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि साड़ी जो है ना, कभी इधर बोर्ड पर टच होगी, किधर कभी इधर बोर्ड पर टच होगी, जिससे आपके क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो क्लास में और जो आपका जो मतलब जो आपका प्रोफेशन है ना, वहां पर जितना आप नेचुरल बन के काम करोगे ना, उतना अच्छे से आप अपना 100% दे पाओगे। इसलिए बाकी ऐसा नहीं है, साड़ी मेरा फेवरेट कॉस्ट्यूम है, साड़ी मैं पहनती भी हूँ, और बहुत जल्दी नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें मैं पक्का से साड़ी पहनूंगी। थैंक यू सो मच आपके एडवाइस के लिए। ठीक है बच्चा, चलिए, तो 3 काम अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या क्या? पहला हो गया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसके पास पाए जाते हैं? लाइसोसोम के पास। सेल की सफाई करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस यानी कि बैक्टीरिया वायरस का भक्षण कौन करता है? लाइसोसोम। और चौथा, सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, आंतरिक पाचन करने का काम भी कौन करता है? आपका लाइसोसोम। अब आते हैं कि मैम ये फट क्यों जाता है। सुनिएगा बच्चा, कभी कभी ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इतने ज्यादा बन जाते हैं इस थैली के अंदर, इस लाइसोसोम के अंदर इतने ज्यादा, लाइसोसोम के अंदर इतने ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बन जाते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेशर दबाव डालने लग जाते हैं ये, और प्रेशर डालने से ये मेम्ब्रेन फट जाती है, ये लाइसोसोम खुद भी फट जाता है। अब खुद फट गया मतलब खुद मर गया, और खुद को मारना क्या कहलाता है? आत्महत्या करना, सुसाइडल बैग कहलाता है। और किसकी तरह फटा? जैसे एक एटम बॉम्ब फटता है, इसलिए इसका नाम एटम बॉम्ब भी पड़ गया। अब ये जैसे ही बाहर आई एंजाइम, तो ये पूरी सेल को मार देंगे इस तरीके से। तो खुद तो मरा ही मरा, साथ में जिस सेल के अंदर मरा उस सेल को भी मार दिया इसने। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोशिका का आत्महत्या थैली या आत्मघाती थैली। बच्चा, क्या बोला मैंने? इसके अच्छे काम भी बताए और इसकी एक बुरी आदत है वो भी मैंने बता दी, कि कभी कभी ये इतने सारे बन जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कि इस बैग के ऊपर प्रेशर पड़ता है और इस बैग से प्रेशर फट जाती है इसकी मेम्ब्रेन, और ये एंजाइम बाहर निकल के आते हैं, और बाहर निकल के आने से जिस सेल में थे उस सेल को भी मार देते हैं। तो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चा? आत्महत्या थैली या आत्मघाती थैली या परमाणु बम या कोशिका का सफाई कर्मी। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, प्लांट सेल में बहुत रेयर होते हैं ये।
मतलब ना के बराबर, आप ऐसे ही लिख लो। प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं, पादप कोशिका में यानी कि प्लांट की जो सेल होती है ना उसमें आपको लाइसोसोम नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको कोई भी एनिमल सेल दिखेगी। एनिमल का मतलब होता है जंतु कोशिका, गाय भैंस घोड़ा बकरी, हम लोगों की, कबूतर की, चिड़िया की, सबकी सेल्स में लाइसोसोम आपको प्रेजेंट मिलेंगे, दिखेंगे। एक होता है लाइसोजाइम, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत हो जाना। देखो बच्चा, लाइसोजाइम होता है एंजाइम, ये एक एंजाइम होता है जो आपकी लार में होता है, जो आपकी सलाइवा में होता है। पढ़ाया तो है मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में। बेटा कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। टाइम्स कोचिंग का नाम ही फ्यूचरकुल कोचिंग हो गया है सुनील कुमार, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से चल रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? उसके एप्लीकेशन का ही नाम चेंज करके थिंक एसएससी कराया हमने। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? लाइसोजाइम एक एंजाइम है, ये लार में होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे बॉडी में जितनी भी सारी सेल हैं सब में लाइसोसोम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास लाइसोसोम की संख्या बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ लिख लो जरा। लाइसोसोम सबसे ज्यादा WBC व्हाइट ब्लड सेल के पास बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं। उसके बाद लिखो, एक टाइप की ब्लड सेल्स होती है मैक्रोफेज, इनके पास भी बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं। नेक्स्ट लिख दो स्प्लीन, स्प्लीन एक ऑर्गन है, अंग है, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। प्लीहा, इसके पास भी बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं। पेनक्रियास, पेनक्रियास तो पढ़ा है आपने, अग्नाशय की सेल के पास बहुत ज्यादा लाइसोसोम होते हैं। किडनी सेल, किडनी की सेल के पास भी बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं, किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है। वैसे तो हमारी हर एक सेल के पास लाइसोसोम होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और एक और लिखो कफर सेल्स, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, कफर सेल्स होती कहाँ है? हिंदी में कुफर कहते हैं, लीवर में होती हैं ये लीवर में पाई जाती है। लिख दो कुफर कोशिकाएं जो यकृत में पाई जाती हैं, उनका काम भी होता है भक्षण करना। क्यों? क्योंकि इनके पास लाइसोसोम ज्यादा है। समझ में आ गया? हाँ जी। किस किस के पास ज्यादा होते हैं? WBC के पास सबसे ज्यादा लाइसोसोम होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद मैक्रोफेज के पास भी अच्छे खासे होते हैं। बाकी ये कफर सेल्स का भी एक पॉइंट याद रखना कि लीवर के अंदर एक टाइप की सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है, और फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना। और क्यों करती है ये भक्षण? क्योंकि इनके पास लाइसोसोम होते हैं, इनके पास लाइसोसोम होते हैं जिसकी हेल्प से ये भक्षण कर जाती है। तो ये था आपके सेल का ऐसा ऑर्गेनली, ऐसा कोशिकांग जिसने क्या किया। हाँ, लाइसोसोम में अपघटीय एंजाइम के पीएच का मान सुमित कुमार मैं बता चुकी हूं, अगर आप कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं देते तो मैंने बताया 4 से 5 होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और इतने एसिडिक नेचर में वायरस और बैक्टीरिया दोनों सरवाइव नहीं करते, इसलिए वो मर जाते हैं लाइसोसोम के अंदर आके। ठीक है बच्चों, तो लाइसोसोम इस तरीके से एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है। प्लांट सेल में ये देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई भी एनिमल सेल होगी उसमें लाइसोसोम होगा। और हमारी बॉडी की बात करें तो ये कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा लाइसोसोम का नंबर होता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो आपके लार में होता है, जो आपके सलाइवा में होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में। हाँ, ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी होती हैं जो बोन में होती है, उसमें भी पाया जाता है। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया सारी बातें। अगर क्वेश्चन आ जाए इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कौन करता है, या सेल की सफाई करने का काम किसका होता है, या सेल में एटम बॉम्ब की तरह कौन फट जाता है, ये सारे एग्जाम के डायरेक्टली क्वेश्चन है। नेक्स्ट कंपोनेंट लिख दो राइबोसोम। दोनों भाई बहन से लग रहे हैं ना, लाइसोसोम राइबोसोम। चलिए, जैसे लाइसोसोम ने अपना काम करा वैसे ही सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, वो अपना काम करते हैं। क्या काम करते हैं? राइबोसोम्स को हम जनरली प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये ऐसी फैक्ट्री है भैया जहां पर प्रोटीन बनता है। तो सबसे पहला और सबसे फेमस क्वेश्चन तो यही है कि सेल के कौन से ऑर्गेनली के पास सबसे ज्यादा प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो आरएनए के बिना प्रोटीन थोड़ी बन जाएगा। तो राइबोसोम, सुनिएगा जरा, राइबो का मतलब ही होता है आरएनए। राइबो का मतलब यहां आरएनए प्लस प्रोटीन ही होता है, और सोम्स का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स।
सोम्स का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है बच्चा छोटे छोटे कण, ऐसे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये बहुत छोटे होते हैं। इनफैक्ट सेल में सबसे छोटा यही होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, सेल में सबसे बड़ा कौन होता है? न्यूक्लियस, और दूसरे स्थान पे बड़ा कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल में सबसे छोटा होता है, ये सबसे छोटा भाई है सेल का। ठीक है, तो जरा लिखिए कि सेल के अंदर इस तरीके से बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पड़े हुए होते हैं, कण पड़े हुए होते हैं। देखो ये हैं छोटे लेकिन नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। जिसका साइज छोटा होगा ऑब्वियस सी बात है वो संख्या में ज्यादा होंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए राइबो का मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन, और आरएनए से ही तो प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसका काम प्रोटीन फैक्ट्री है। ये प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री माना गया है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखो। सबसे पहले किसने खोज की? पैलेडे ने। लिख दीजिए इसकी खोज, इनके साइंटिस्ट के नाम आपको याद करने ही करने हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पैलाडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज की, और खोज करके राइबोसोम का पहले नाम रखा था पैलाडे ग्रेन्यूल, अपने नाम पे रख दिया। फिर इनकी नहीं चल पाई, इन्होंने नाम चेंज करके राइबोसोम लिख दिया। ठीक है, तो पैलाडे ने, लिख दीजिए पैलाडे ने इनकी खोज की। और सबसे पहला पॉइंट लिखो, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। सबसे छोटा है बच्चा ये, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली, इससे छोटा कोई नहीं है। इस तरीके से एक डॉट पार्टिकल है तो इससे छोटा कौन होगा? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली। ये आता है कि सेल का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा माना गया है? कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा होगा बच्चा ये, क्योंकि ग्रेन्यूल की फॉर्म में होता है, कण जैसा होता है, कोशिकांग है भले ही छोटा लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। और बड़ा काम क्या? प्रोटीन बनाना। नेक्स्ट बच्चा, इसको सेल का ना यूनिवर्सल कंपोनेंट कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल। इस बात का मतलब क्या है? ये सेल का सार्वत्रिक कोशिकांग माना गया है। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है? जो सब जगह पाया जाता है। आपको मैंने याद होगा, मैंने पढ़ाया था दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। और मैंने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम होता है। इसका मतलब मैम संसार में ऐसी कोई सेल नहीं बनी जिसमें राइबोसोम नहीं होता। नो, ऐसा कोई सेल नहीं जिसमें राइबोसोम नहीं होता। हाँ, किसी सेल में थोड़ा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, वो बात अलग होता है। ठीक है, संख्या कम ज्यादा चलेगी लेकिन होगा। इसीलिए हमने बोला कि ये सार्वत्रिक यानी सब जगह पाए, सारे प्रकार की कोशिकाओं में हर जगह, सार्वत्रिक का मतलब होता है जो सब जगह प्रेजेंट है, ये सारे टाइप की सेल्स में होता है। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल यानी कि कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट, और मैंने पढ़ाया था इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है? राइबोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस होता है। मेम्ब्रेनलेस पढ़ाया था ना हमने आपको ये चीज, कि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती। ये बेचारा बिना झिल्ली वाला है, नग्न कोशिकांग माना गया है इसको। ठीक है, इसके ऊपर किसी भी टाइप की कोई मेम्ब्रेन नहीं लगी हुई होती। अब जरा सुनो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सुनना है वो क्या सुनना है? अच्छा ये चीज लिख दो आप, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, लिख देना। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, और ये यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल, एज प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होगा। बस डिफरेंस मैंने क्या पढ़ाया था आपको मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक में 70s होता है और यूकैरियोटिक में 80s होता है। बस ये डिफरेंस था। आज मैं इस S का राज भी खोल दूंगी, S क्या होता है ना? ठीक है, समझ गए मेरी बात कि ये दोनों टाइप की सेल्स में है, और संसार में दो ही टाइप की सेल होती हैं, यानी कि हर किसी टाइप की सेल में होगा। इसीलिए हमने इसको यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल कह दिया, यानी कि सारे प्रकार की कोशिकाओं में है। वो बात अलग है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, ऐसा बात हो सकती है। जैसे एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया,
ई कोलाई बैक्टीरिया, ये अच्छे बैक्टीरिया माने गए हमारे लिए। ई कोलाई जीवाणु होता है एक। इस जीवाणु की एक सेल में 10,000 राइबोसोम पर सेल होते हैं। यहीं पर अगर कोई मैमल की सेल होगी, मैमल्स का मतलब हम लोग, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, हम सब, हमारी सेल्स में 10 मिलियन से भी ज्यादा राइबोसोम मिलेंगे आपको। 10 मिलियन पर सेल। कहा ना मैंने, साइज छोटा है तो संख्या ज्यादा होगी। संख्या इसके ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई सेल नहीं है इस संसार में जिसमें राइबोसोम नहीं होगा, जिसमें राइबोसोम नहीं होगा। बात समझ में आ गई है? किसने खोज की? सबसे छोटा राइबोसोम का मीनिंग समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चा, ये प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार का राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में 80s प्रकार का होता है। बैक्टीरिया की सेल में 10,000 के लगभग होते हैं, हमारी सेल्स में 10 मिलियन के लगभग होते हैं। अब बात करते हैं कि ये राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं। जरा बात करते हैं कि राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम, थोड़ा बहुत तो आपको सुनाई दिया था मैंने पहले ही। दूसरा होता है 80S राइबोसोम। सबसे पहला, मैम ये एस का मतलब क्या है? इस एस का मीनिंग 2 होता है। एक होता है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और दूसरा होता है इसका मीनिंग सेडिमेंटेशन कॉफिसेंट, सेडिमेंटेशन कॉफिसेंट। अब आपको इतना ज्यादा नहीं याद करना कि इसका मीनिंग क्या है, कैसा है। स्वेडबर्ग ने बताया था किस राइबोसोम को कितने दर से, कितनी रेट से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सेंट्रीफ्यूगेज करोगे तो कौन सा राइबोसोम कितना जल्दी आइसोलेट हो जाएगा। अरे मैम क्या बोल दिया। अब आप लोगों को नहीं पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन करना क्या होता है, ठीक है? एक मशीन होता है। अगर आप में से किसी ने फार्मेसी किया होगा, किसी ने दवाइयों की कंपनी में काम किया होगा, किसी ने बायोटेक किया होगा, किसी ने एमएससी किया होगा फार्मेसी वगैरह से, तो समझ में आएगा उसे, ठीक है? आपको इस लफड़े में नहीं पड़ना है आपकी क्या होता है ये क्या नहीं होता है। आप तो इतना याद करो, इस एस के 2 मीनिंग हो सकते हैं। स्वेडबर्ग आपसे पूछेगा तब भी इतना ही पूछेगा, या सेडिमेंटेशन कॉफिसेंट, ठीक है बच्चा? अब जो मैंने कहा ना, राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70 और 80S। बड़ा कौन सा है ये, छोटा कौन सा है ये? तो कैसे रहते हैं सुन लो। ऊपर रहती है राइबोसोम में बड़ी वाली इकाई, नीचे रहती है छोटी वाली, ऐसा होता है राइबोसोम। जब राइबोसोम को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऊपर क्या है, ये स्मॉलर यूनिट है, ये स्मॉलर मतलब छोटी वाली इकाई है, और नीचे कौन सी, लार्जर यूनिट है, नीचे बड़ी वाली इकाई है राइबोसोम की, अगर दोनों होंगे कहीं पे तो। अब जो ये 70 और 80S है ना, इनके भी आगे टाइप है। 70S को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, 50S और 30S। 50S और 30S। अब आप में से बहुत सारे बच्चे गणित लगाएंगे कि मैम 50 और 30 तो 80 होते हैं। गणित नहीं लगानी है, ये गणित नहीं है, ये बायोलॉजी है, ठीक है? समझ गए? ये क्या है, ये बायोलॉजी है। गणित ऐसे चलती तो बायोलॉजी ऐसे चलती है ना। तो 50 और 30 2 उप इकाइयां होती हैं कौन से प्रकार के राइबोसोम की, 70S की। कैसे होगा 70S? 70S इस प्रकार से होगा, ऊपर वाला 30 होगा, नीचे वाला 50 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर हमेशा बड़ी यूनिट रहती है, नीचे हमेशा छोटी यूनिट। ओ क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, हाँ सही तो है, ऊपर हमेशा छोटी, बॉल उल्टा दिया था, नीचे हमेशा बड़ी यूनिट रहती है, ऐसे रहता है राइबोसोम। कभी आप ऊपर बड़ी मत कर देना। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे ही 80S की भी 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50S एंड 40S। आप कहोगे मैम 50 और 40 तो 90 होता है। अरे फिर से मैंने आपको बोल दिया, गणित नहीं लगानी है आपको, तो इसका ऊपर वाला 40 होगा, नीचे वाला 50 होगा, ऐसे होते हैं राइबोसोम, ठीक है? ममता जी टेक्निकल टीम को फोन करके बोल दो पीडीएफ नहीं मिली, मैं पीडीएफ नहीं अपलोड करती हूँ, है ना? मेरा काम है पढ़ाना, बस पढ़ा के मैं निकल जाती हूँ। निकल कर मैं अपने घर से ही क्लास लेती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस कोई महीने में 1-2 बार जाती हूँ। बच्चा आपके पास एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर फोन करके बोल दो, व्हाट्सअप कर दो उस पर कि इस बैच में आपका पीडीएफ नहीं मिला है ना? अब मैं ये सब देखने लग जाऊंगी तो पढ़ाऊंगी कब बेटा? पढ़ाना आसान है क्या?
हाँ, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही आ गई मैडम पढ़ाने? बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। एक ये लाइट है ना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 लाइट तो ये है, 3 3 6 3 9 3 12 12 ये है, और 2 वो हैं सामने वाली, 2 नीचे लगी हैं। इतनी लाइट्स में रहना समझ रहे हो आप? ओहो 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 ओहो, 50 नहीं होगा, 60 होगा ये। कर दी ना मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में गलती। 60s, ये 60 होगा, 50 नहीं होगा। 50 तो इधर हो गया ना। तो इतनी हिम्मत ही नहीं बचती है बेटा, इतनी हिम्मत ही नहीं बचती है कि क्लास लेने के बाद, दिन में 4-5 घंटे पढ़ाने के बाद, कि मैं टेक्निकल टीम को बोलूं कि ये कर लो वो कर लो। प्लीज थोड़ा सा सही से समझना इसको वापस से, ठीक है? और इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, फिर दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। 70s 50 और 30 में बटा हुआ होता है, और 80 60 और 40 में। तभी तो 90 बोला मैंने, 90 थे ना। हाँ ठीक है, तो इसके ऊपर वाली 40, नीचे वाली 60। ये 50 नहीं होगा, 50 उधर ही है, ये बात याद रखिएगा। और यहां से क्वेश्चन आता है, ये आपको लिखना है। पता है कैसे क्वेश्चन आता है कि 80s की कौन सी सब यूनिट नहीं है, तो आपको ऑप्शन में डाल देगा 60s 40s, फिर एक 30 डाल देगा, फिर नन ऑफ दीज डाल देगा। तो ये नहीं है ना, 30 में आता है ना, ये 30 तो 70 में आता है ना, ऐसे क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि 70s राइबोसोम किस में पाया जाता है। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ये बात पढ़ाई थी ना मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70s होगा, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कल ही तो पढ़ के गए हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है, लेकिन किस प्रकार का? 70s प्रकार। ठीक है, अब दूसरा 80s टाइप का राइबोसोम, कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगी, यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर किस प्रकार का होगा? 80s प्रकार का। यानी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, गाय भैंस घोड़ा बकरी, हम लोगों की सबकी सेल में किस प्रकार का राइबोसोम होता है? 80s प्रकार का होता है। समझ में आ गई मेरी बात? इतनी बात समझ में आ गई। अब एक छोटी सी चीज और पढ़ो, यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो पीसीएस के लेवल का क्वेश्चन है, और दूसरा आपका किसी भी एग्जाम में आ सकता है। क्या मैंने कहा? राइबोसोम में ऊपर वाली इकाई छोटी वाली होती है, नीचे वाली इकाई बड़ी वाली होती है। अब क्वेश्चन आता है कि किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ होते हैं दोनों इकाइयां। तो इनके बीच में इस तरीके से एक वायर जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये वायर नहीं है, ये एक टाइप का आरएनए है। और कौन सा आरएनए? एमआरएनए। और प्यारे बच्चों, अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है ना, उस एग्जाम में आप देखना क्वेश्चन मिलेगा आपको, एमआरएनए की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि एमआरएनए किसके लिए स्टैंड करता है। तो आपको वहां पर उसके फुल फॉर्म वाला ऑप्शन टिक करना था। देख रहे हो आप, इतना थका हुआ, कभी कभी पीसीएस बीसीएस में भी इतना थके हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आज जो राइबोसोम होता है, उसकी 2 इकाइयां, छोटी बड़ी इकाइयां, किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है? एक प्रकार के आरएनए, और कौन से आरएनए के थ्रू? एमआरएनए के थ्रू जुड़ी हुई होती है। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मैंने कहा बहुत सारे राइबोसोम होते हैं हमारी सेल्स में, तो मान लो ये पहला राइबोसोम है ना, फिर ये दूसरा राइबोसोम, फिर ये तीसरा राइबोसोम, फिर ये चौथा राइबोसोम, ऐसे करते करते एन तक आप पहुंच गए। तो इसको पॉलीसोम कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? स्ट्रक्चर को पॉलीसोम्स कह देते हैं। पोली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। यही बात तो मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। इसका मतलब जब राइबोसोम की अनंत तक इकाइयां जुड़ जाती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम कहा जाता है। और इस स्ट्रक्चर का काम क्या है? इसके पास भैया आरएनए है, तो इसका काम तो एक ही होगा, ये हमारी सेल्स में प्रोटीन मेकिंग का काम करता है। किसका काम करता है ये? प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन बनाने का काम। इसीलिए हम कह देते हैं कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है भैया। जैसे कपड़े की फैक्ट्री होती है, चमड़े की फैक्ट्री होती है, दूध की फैक्ट्री होती है, दूध की तो डेयरी होती है खैर ना, ऐसे ही ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोटीन बनेगा। अब मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम था? एनर्जी हाउस, एनर्जी बन रही थी। राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन बनाना, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाया।
लाइसोसोम का काम क्या था? फैगोसाइटोसिस, भक्षण करना या सेल की सफाई करना, है ना, या सेल को मार देना, इसलिए उसको सुसाइडल बैग या इंट्रासेलुलर डाइजेशन करना, ये सब था। नाम से ही, सॉरी, काम से ही तो इनका नाम पड़ रहा है ना, और काम से ही तो पहचान हो रही है इनकी। ठीक है, समझ में आ गई? केमिस्ट्री का वीओडी बन जाएगा नेक्स्ट वीक में, बोल दिया मैंने। कमिंग वीक में केमिस्ट्री का वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड, आपको मिल जाएगा, मेरे द्वारा पढ़ाई गई केमिस्ट्री, आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? राइबोसोम इतना ही याद करना है, इससे ना कम ना ज्यादा, कुछ याद नहीं करना है, इसके बाद की कोई बात याद नहीं करनी। क्लियर हो गया? राइबोसोम, लाइसोसोम क्लियर हो गया, राइबोसोम क्लियर हो गया। मैं यही मान रही हूं कि तुम लोगों को क्लियर हो रहा है। ठीक है, या तो पूरा क्लियर हो रहा होगा, समझ रहे हो? पूरा क्लियर का मतलब खोपड़ी में ही नहीं जा रहा होगा तुम्हारी। अब आ जाओ नेक्स्ट कंपोनेंट पे। अगला कंपोनेंट है हमारी सेल के अंदर इस तरीके की बहुत सारी जाल पड़ा हुआ होता है, मेम्ब्रेन्स का जाल, और इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। लिख दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। 3 क्लास के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रदव्य जालिका, अंतः प्रदव्य जालिका, और शॉर्ट फॉर्म में ईआर, ईआर ही लिखेंगे यार, अब हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे इतना बड़ा। ठीक है, अब एक बार में फुल फॉर्म बता दी, अब मैं ईआर लिखूंगी। अब इसके नाम से इसकी डेफिनेशन बनाओ। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर, अंदर। प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे मेम्ब्रेन बहुत सारी। प्लाज्मिक का मतलब क्या? झिल्लियां, मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स का मतलब है झिल्ली। ठीक है, और रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेटवर्क, और नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जाल, जैसे वायर का नेटवर्क है ना, तो जाल। इसका मतलब मैम हमारी सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स का जो जाल है, हमारी सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन का नेटवर्क बना हुआ है, उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या ईआर कहते हैं, या ईआर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ईच एंड एवरी सेल। प्रत्येक कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका का मतलब वो सेल यूकैरियोटिक होनी चाहिए, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है। सेल के अंदर इस तरीके से ये सेल का न्यूक्लियस है, और इस तरीके से कुछ मेम्ब्रेन्स का जाल पड़ा हुआ होता है। ऐसे ऐसे दिखाऊं क्या? ऐसे ऐसे दोनों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन्स पड़ी हुई होती है, और इन्हीं मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर कहते हैं। ठीक है, चलो थोड़ी सी बात कर लें इसके बारे में कि एंडोप्लाज्मिक, डेफिनेशन आप अपने आप बना लोगे। अब तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, यानी कि देखा किसने था? इस मेम्ब्रेन को देखा गया था गार्नियर नाम के साइंटिस्ट से। अब गार्नियर तो मैम हम लिख देंगे, ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर, गार्नियर ने सबसे पहले देखा। अब गार्नियर तो एक शैम्पू का भी ब्रांड है, तो आप याद कर लोगे। तो डिस्कवरी किसने की? पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। इसकी खोज किसने की? तो खोज के लिए क्रेडिट जाता है पोर्टर नाम के वैज्ञानिक को। पोर्टर जी ने डिस्कवरी की। और बच्चों, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना कुछ तो काम होगा इसका, बड़ा खतरनाक काम होता है। अभी समझ में आ जाएगा क्या काम होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले ये समझो कितने टाइप की होती है। देखा था गार्नियर ने और खोज कर दी थी पोर्टर ने। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप की होती है। एक होता है बच्चा RER, RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है खुरदरी, खुरदरी, जिसकी सरफेस एरिया खुरदरा है। ठीक है, और दूसरी होती है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी, जिसकी सरफेस एरिया चिकना है। ठीक है, उसे चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि 2 टाइप का ये मेम्ब्रेन रहता है। एक होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन यहीं से बनता है। अब जो न्यूक्लियस के पास है, ये वाली देखो,
ये वाली, ये न्यूक्लियस से लगी हुई है ना, ये देखो न्यूक्लियस के पास हो गई ना ये बच्चा। तो ये जो है ना न्यूक्लियस के पास, इसको RER कहते हैं, ये रफ होती है। तो लिख दो इट इज प्रेजेंट नियर बाय न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास रहती है, ये न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के जुड़ी हुई या न्यूक्लियस से अटैच है। केंद्रक के पास लगी हुई झिल्ली ER यानी कौन सी, रफ ER कहलाती है, केंद्रक के पास वाली। अब जो केंद्रक से दूर होती है, ये दूर पड़ गई ना केंद्रक से, यहां वाली और यहां वाली, ये वाली होती है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो न्यूक्लियस से दूर होगी, फार होगी, ठीक है, केंद्रक से दूर होगी, वो लिख दो कौन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होगी, न्यूक्लियस से दूर होगी बच्चा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के पास है वो होगी RER, और जो न्यूक्लियस से दूर है वो होगी SER। तो ये कौन सी हो गई, ये RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो दूर है ये कौन सी होगी, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। अब बहुत सिंपल सी बात है, ये जो है ना रफ वाली, इसके ऊपर छोटे छोटे गड्ढे से पड़े हुए होते हैं, और गड्ढे का मतलब है इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ग्रेन्यूल्स का मतलब है इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। एक रोड है जिसके ऊपर गड्ढे पड़े हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इतनी रफ रोड है, इतनी खुरदरी रोड है। एक रोड है एकदम दही वर्गी यानी कि एकदम चिकनी, उसको बोलते हैं स्मूथ रोड है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसकी जो सरफेस है वो खुरदरी हो गई, इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि स्मूथ पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, स्मूथ पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। रफ वाली देखो बच्चा ऐसे होती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, यानी कि इस तरीके से राइबोसोम है। और जो स्मूथ होती है वो ऐसी होती है, इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई राइबोसोम नहीं होता, ठीक है। अब जब राइबोसोम है तो सीधी सी बात है, इसका काम क्या है, इसका काम प्रोटीन बनाना ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों ही प्रोटीन बनाते हैं, दोनों ही प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, और राइबोसोम का काम तो प्रोटीन बनाना है। जबकि स्मूथ वाली पे राइबोसोम होते ही नहीं है, तो ये फैट बनाने का काम करती है, इसलिए इसको फैट फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये वसा बनाने का काम करती है, वसा बनाने का काम करती है, फैट मेकिंग या लिपिड्स मेकिंग या सिंथेसिस का काम करती है। और याद रखना, जो चीज न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहती है, न्यूक्लियस के पास रहती है ना, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस की डायरेक्टली कमांड रहती, तो ये मोर स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है। ज्यादा स्थायी का मतलब ये स्टेबल है, ये आसानी से टूट फूट नहीं सकती। अब ये दूर होगी न्यूक्लियस से स्मूथ वाली, तो इस पे थोड़ा कंट्रोल कम है न्यूक्लियस का, तो ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, कम स्थायी है, कम स्थायी है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, तो बोथ, ये नहीं पूछा ना किस टाइप की, तो आपको बताना है प्रोटीन और फैट दोनों बना सकती है। अब प्रोटीन कौन से बनाती है, जिसके पास राइबोसोम है, और राइबोसोम किसके पास है, रफ वाली खुरदरी वाले के पास। और फैट कौन बनाती है, जो स्मूथ है, जिसके पास राइबोसोम नहीं है। कभी कभी आता है कौन सी, एक बार सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बना सकती, तो नहीं मतलब SER। ज्यादा स्टेबल कौन सी है ये, कम स्टेबल कौन सी है ये, ठीक है। और राइबोसोम कौन से प्रकार का होगा, तो 80S। क्यों, क्योंकि हमारी सेल्स में 80S टाइप का ही राइबोसोम होता है, तो यहां पर भी 80S ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ मेम्ब्रेन्स का जाल होता है, जिस जाल को ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और लिख देना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, लेकिन इस धरती पे जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, होता है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। आज तो हमने बहुत पढ़ डाला यार, आज हमने लाइसोसोम, राइबोसोम और तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर लिया।
अब हम नेक्स्ट क्लास मंडे को लेंगे क्योंकि वीकेंड पे मेरी क्लास नहीं रहती है। और मंडे को हम क्या पढ़ेंगे? मंडे को हम देखो क्या क्या पढ़ लेंगे। गोल्गी बॉडी बचा है आपका, गोल्जी बॉडी हो जाएगा, वैक्यूल बचा है, ये हो जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट बचा है, ये हो जाएगा, और एक माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज, ये 4 बचे हैं आपकी सेल्स के। बस फिर सेल में साइटोलॉजी खत्म, फिर सेल डिवीजन की 2 क्लास, 3 क्लास, और ज्यादा हुआ तो 4 क्लास बस। वैसे 4 तक नहीं पहुंचाएंगे हम, 3 में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए फिर आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। अब आप रिवीजन करो बढ़िया तरीके से, अच्छे से। आपसे पढ़ के लग रहा है हम किसी को पढ़ा सकते हैं। बच्चा आप यकीन करोगे, मेरे से पढ़ के बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट एक बच्चे से मैं मिल के आई थी शिमला। मैं एक बार शिमला घूमने गई थी, मैंने कुछ फोटो डाली थी, उस लड़की का तुरंत वहाँ पे मैसेज आया कि मैम आप शिमला में हो और वो मेरी स्टूडेंट है और वो पढ़ा रही है वहाँ पे बच्चों को। मैं उसकी स्कूल में गई, उसके जिस जिस क्लास को पढ़ा रही थी, वो 9th क्लास को पढ़ा रही थी, मैं उनसे मिली भी, उन बच्चों से, बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास फोटोज भी हैं उसकी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इनफैक्ट कल ही एक बच्चे का, अभिषेक है, इंदौर से, अब तो वो टीचर बन गया है किसी, आप जानते भी होंगे, आसपास कोचिंग उसमें पढ़ाता है। अच्छा पढ़ा रहा है बच्चा, अच्छा कर रहा है, लेकिन कभी अटक जाता है तो फ़ोन करता है मैम। कल ही आया था उसका फ़ोन। वो जब भी इंदौर से आता है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए खाने को लेके आता है। तो वो कह रहा था कल मैम कि मैं मुखर्जी नगर आया हूँ। मैंने कहा मैं मुखर्जी नगर तो नहीं हूँ। तो वो भी बच्चा बहुत रेस्पेक्ट देता है हमें। तो अच्छा लगता है कि जब बच्चे ऐसे मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि मैम हम आपसे पढ़े हैं, हम पढ़ा रहे हैं, और आप बच्चों को देखते हो कि वो इतना सक्सेस हो रहे हैं अपनी लाइफ में। वो मुझे बता रहा था मैम इतना पैकेज है, मैम सब कुछ आपसे सीखा है, बड़ा अच्छा लगता है। वो तो हालांकि मेरे बहुत पुराने से टच में है, जब इसका डेमो वेमो हुआ था तब से ही क्वेश्चन मेरे से डिस्कस करता है। कहीं फंस जाता तो क्लास से ही फोन लगा देता है, मैम मैम ये बच्चे ने ये पूछा है। तो ये अच्छा लगता है, मतलब हमसे पढ़े हुए बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, तो बहुत ये प्राउड वाली फीलिंग्स है ना। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ के पढ़ा भी रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अप्रिशिएट करते हैं वो, मतलब तो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमसे पढ़ के पढ़ा रहे हैं लेकिन हम में कमियां निकालते हैं और कभी बोलते भी नहीं है। तो वो भी हैं, ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।